Hello and good morning. Once again, I Manish Bansal welcome you all to the online class of science. As you remember, we had started chapter 8 of class 8th science and the chapter's name is cell, and we have finished two videos of the same chapter, and we have almost finished this chapter. Only one part was remaining, that was the difference between the plant cell and animal cell. And here in this video we will also cover this very important difference between the plant cell and animal cell, and along with that we will also try to solve the NCERT exercise given at the end of the chapter. So without wasting any time, let me start this explanation of today. As you remember, the remaining part of the chapter is the basic differences between the plant cell and animal cell. So here, for the sake of saving the time, I have already drawn the basic structures of a plant cell and animal cell. So let me explain the basic differences and the structures of cells. As you can see on the board, the plant cell is nearly हेक्सागोनल. कैसी होती है? ये लगभग हेक्सागोनल आकार की होती है. यू कैन ऑल्सो फाइंड देम स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर शेप ऑल्सो. तो मैंने यहाँ बोर्ड पर एक हेक्सागोनल प्लांट सेल ड्रॉ की है. अब मैं आपको एक एक करके इसकी डिटेल के बारे में बताता जाता हूँ. जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट द outermost covering of a plant cell is cell wall. So here, as the thickened version, ये thick है थोड़ी सी, this is cell wall and it is the outermost covering of the plant cell. ये plant cell में सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है. I have also told you that plant cell wall is made up of cellulose. कि जो plant की cell wall होती है ये cellulose से बनती है. ये किससे बनती है? cellulose से बनती है. Plant cell wall is permeable, फुल्ली परमिएबल होती है ये. अच्छा, मैंने कमेंट बॉक्स कल चेक किया था तो मैं देख रहा था कुछ बच्चे पूछ रहे थे व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मैंने आपको वीडियो के दौरान अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स: परमिएबल, नॉन परमिएबल एंड सेमी परमिएबल. परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स एक ऐसी मेम्ब्रेन जो हर तरह के सब्सटेंसेस को अपने अंदर से आर पार होकर जाने देती है. दैट इज कॉल्ड परमिएबल. और फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल सेल वॉल. सेल वॉल किसी भी तरह की लिक्विड को और किसी भी तरह की गैसेस के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालती है. अगर वो वाटर में डिसॉल्व हैं तो वो फ्रीली आर पार जा सकते हैं. तो सेल वॉल एक टोटली परमिएबल मतलब पार जाने की एबिलिटी. परमिएबल, हालांकि यहाँ पर जो पर वर्ड है वो हिंदी वर्ड नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि परमिएबल मीन्स पार जाने में एबल. पार जाने में एबल, दैट इज परमिएबल. आप इस तरह समझ सकते हैं. हालांकि यहाँ पर हिंदी का वर्ड नहीं है. हियर द परमिएबल में जो पर आया है दैट इज एन इंग्लिश वर्ड. तो परमिएबल का मतलब होता है पार जाने के लिए. तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल किसी भी तरह के मटेरियल को रोकती नहीं है. दैट्स व्हाई सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सेल्यूलोज की बनती है, आपको ये बात याद रखनी होगी. आफ्टर दैट वी कम टू द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन इज द सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग. ये सेकंड नंबर की कवरिंग होती है अगर हम बाहर से चलें, और अगर हम सेल के अंदर से जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन पहली होगी, सेल वॉल उसके बाद होगी. तो सेल मेम्ब्रेन इज द सेकंड कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. तो अब आपने एक चीज नोट की क्या, कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर पाई जाती है सेल वॉल के रूप में. प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल सिक्योरिटी मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में एक एडिशनल सिक्योरिटी लेवल पाया जाता है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं. जबकि एनिमल सेल्स में केवल एक लेवल की सिक्योरिटी पाई जाती है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ओनली. प्लांट एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है. और एनिमल सेल में कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है. अच्छा, स्ट्रक्चर दोनों सेल मेम्ब्रेन्स की एक सी होती है. आपको याद होगा, मैंने आपको कल पढ़ाया था, प्लांट
सेल या एनिमल सेल दोनों के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसे हम कहते हैं, दैट इज ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर, लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड, LPL, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, ट्रिपल लेयर्ड होती है, सैंडविच स्ट्रक्चर भी इसको हम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी पढ़ाई गई एक बात और याद होगी, वैक्यूल के बारे में मैंने बात की थी कि वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी होती हैं, प्लांट सेल में भी होती हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट वैक्यूल्स एंड एनिमल वैक्यूल्स। प्लांट वैक्यूल इज जस्ट वन, प्लांट वैक्यूल सिर्फ एक होती है और ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आकार घेरती है, जगह घेरती है, मीन्स इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन अ प्लांट सेल, यानी कि सेल वैक्यूल किसी भी प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल माना जाता है, जो उसका लगभग 70 to 90% वॉल्यूम कवर अप कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। 70 to 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर भरा क्या रहता है, यहां पर भी डिफरेंस है। एनिमल सेल की सेल वैक्यूल और प्लांट सेल की सेल वैक्यूल में सिर्फ साइज का ही डिफरेंस नहीं है, द डिफरेंस ऑल्सो लाइज इन द मटेरियल विच दे स्टोर। यहां पर एनिमल सेल की जो वैक्यूल होती है फूड को स्टोर करती है। व्हाट डज इट स्टोर? एनिमल सेल वैक्यूल स्टोर्स फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फूड वैक्यूल। हम उनको क्या नाम देते हैं? फूड वैक्यूल नाम देते हैं। जबकि प्लांट सेल की वैक्यूल, कौन सी वैक्यूल? प्लांट सेल की वैक्यूल वाटर और वाटर में डिसॉल्व्ड मिनरल्स को स्टोर करती है। दिस वी कॉल दिस सेल सैप, हम इसको सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल सैप कहते हैं। सेल मतलब सेल और सैप मतलब होता है रस, हिंदी में कहते हैं कोशिका का रस। ये इसका लिक्विड है और ये लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सेल को शेप देता है, ये सेल को क्या करता है? टर्जिड रखता है, फुलाए रखता है। सेल का सैप, यानी कि सेल के अंदर प्रेशर को मेंटेन रखने का काम सेल सैप का होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल सैप इनसाइड अ प्लांट सेल? टू मेंटेन द इंटरनल प्रेशर, मेंटेन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल। तो एक और डिफरेंस आपको मैं बता दूं, प्लांट सेल वैक्यूल और एनिमल सेल वैक्यूल का। प्लांट सेल वैक्यूल इज ओनली वन, एनिमल सेल वैक्यूल्स कैन बी मेनी। एक डिफरेंस है साइज का, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है लेकिन ये छोटे आकार की होती है। तीसरा डिफरेंस है इसके स्टोरेज का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी दैट न्यूक्लियस हैज बीन ड्रॉन इन दिस सेल, बट the nucleus of the plant cell is pushed aside. pushed aside मतलब साइड में उसको धक्का दे दिया गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये धक्का किसने दिया? ये धक्का दिया है हमारी सेल वैक्यूल में, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, सो इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल एंड पुशेस द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन की तरफ धक्का देती है। तो इस तरह से ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज अगेन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्ड। ये डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको होपफुली दिख रही होगी। एनिमल सेल का भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी सेल वैक्यूल नहीं होती है कि वो उसको धकेल सके। सो द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल इज रफली इन द सेंटर एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है आपका न्यूक्लियस। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर बनाया है क्रोमेटिन थ्रेड और यहां बनाए हैं क्रोमोसोम, ताकि मैं आपको दोनों चीजें समझा सकूं। आपकी बुक में दोनों में क्रोमोसोम बने हैं, लेकिन मैं आपको क्रोमेटिन थ्रेड भी समझाना चाहता था और क्रोमोसोम्स भी समझाना चाहता था। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन एक टाइम पे आपको एक ही दिखाई देगा। इफ क्रोमेटिन थ्रेड्स आर विजिबल, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स आर नॉट मेड, एंड इफ क्रोमोसोम्स आर विजिबल, दैट मीन्स ऑल द क्रोमेटिन थ्रेड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन धागे से ही बनते हैं। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड आपको नजर आ रहा होगा, कॉइल्ड, गुथा हुआ आपस में, और यहां पर आपको डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। क्लियरली क्रोमोसोम्स विजिबल हो रहे हैं, और ये क्रोमोसोम नॉर्मली सेल में दिखाई नहीं देते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल इनसाइड द सेल ओनली एट द टाइम ऑफ डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर ही क्रोमोसोम नजर आते हैं, अदरवाइज नॉर्मली हमें क्रोमेटिन थ्रेड ही नजर आता है। अच्छा, इसके अंदर आपको एक न्यूक्लियोलस भी नजर आ रही होगी, न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर होती भी है, नहीं भी होती है, कभी कभी एक से ज्यादा भी होती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस आपको याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड द राइबोसोम फैक्ट्री। ये राइबोसोम बनाती है, क्या बनाती है? ये राइबोसोम बनाती है। इसके अलावा हमारी बॉडी का आरएनए भी बनाती है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा लिक्विड? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक इसी तरह का एक लिक्विड पूरी सेल के अंदर भी होता है। यू कैन सी हियर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हम इसको क्या नाम देते हैं? हम इसको साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। दोनों तरह की सेल में पाया जाता है, या हर तरह की सेल में साइटोप्लाज्म आपको निश्चित रूप से मिलता है। साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मीन्स इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दिस इज द सेम एनर्जी दैट यू यूज व्हाइल प्लेइंग, व्हाइल स्लीपिंग। अच्छा, स्लीपिंग के दौरान भी एनर्जी यूज होती है। आप ये मत सोचना कि हम स्लीप कर रहे हैं तो हम एनर्जी, बॉडी हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही है। नो, एनर्जी इज कंज्यूम्ड एट एवरी सिंगल सेकेंड। हर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। खेलने में ज्यादा होती है, सोते टाइम कम होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द सेल। हम इसको एनर्जी की फैक्ट्री भी कहते हैं। Why it is called energy factory or power house? Because it releases large amount of energy. Because it releases large amount of energy by oxidizing glucose. ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है तो हम उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेल का कौन सा ऑर्गेनल रेस्पिरेशन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द आंसर। तो सेल का कौन सा ऑर्गेनल रेस्पिरेशन करता है? विच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स रेस्पिरेशन? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी कम टू द क्लोरोप्लास्ट। हियर यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट हैं। दे आर ग्रीन कलर। एक प्लांट सेल में आपको ग्रीन कलर नजर आता है क्योंकि वो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्लास्टिड्स का ही एक रूप होते हैं। हमें बाकियों को भी फिलहाल इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। We have to study the chloroplast. तो chloroplast are found only in plant cells. क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में मिलेंगे, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। That pigment is chlorophyll. This green colored pigment is called chlorophyll. So this green colored pigment is very very important for the plant cells. Because this green colored pigment chlorophyll performs photosynthesis. आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, बट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, दिस क्लोरोफिल परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ये तो सिर्फ उस क्लोरोफिल का घर है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोफिल का घर है। अगर ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ना होके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता तो माइटोकॉन्ड्रिया करने लगता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द प्लांट्स। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आगे आपको रिपीट होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर फूड बनाने का काम करते हैं। विच प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अब हमने यहां तक पढ़ दिया है। होपफुली ये प्लांट सेल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। एज यू नो दैट एनिमल सेल हैज ओनली वन कवरिंग, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सिर्फ एक लेयर की सिक्योरिटी पाई जाती है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर इसकी प्लांट सेल मेम्ब्रेन की ही तरह होती है। हर मेम्ब्रेन, एक बात आपको और बता दूं मैं, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी भी स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। किसकी तरह होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। मतलब ये डबल लेयर की हर लेयर ट्रिपल लेयर है। नहीं आया समझ में? ये जो डबल लेयर है, डबल लेयर की आपने एक लेयर को निकाल लिया, उस एक लेयर को आपने बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, देन यू विल फाइंड इट इज ऑल्सो ट्रिपल लेयर्ड। तो हर तरह की मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, हर तरह की मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर्ड होती है।
इनकी मेम्ब्रेन भी ट्रिपल लेयर्ड है। ये सभी जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, कोई सिंगल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, सम ऑर्गेनल इज कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन, बट एवरी मेम्ब्रेन, रिमेंबर एवरी मेम्ब्रेन हैज द सेम स्ट्रक्चर। नाउ वी कम टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरी सेल का लिक्विड होता है। वेयर इट इज लोकेटेड? इनसाइड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का ये पूरा लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो मींस सेल, सेल का प्लाज्मा। साइटो मींस सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, सेल का प्लाज्मा। आफ्टर दिस वी कम टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तरह की सेल में पाया जाता है, क्योंकि दोनों सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। वैक्यूल्स के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। वैक्यूल छोटी होती हैं, ज्यादा होती हैं और ये फूड को स्टोर करती हैं। 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। न्यूक्लियस, अगेन सेम एक्सप्लेनेशन है न्यूक्लियस का, दोनों सेल्स में होता है। ये ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। कौन से न्यूक्लियस होते हैं? ये ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, यूकैरियोन होते हैं। यूकैरियोन मींस डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। अब आप मुझे बताएं, आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा उन सभी को कि इन्हें हम ट्रू न्यूक्लियस क्यों कहते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड डेवलप्ड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे सभी बच्चे जवाब देंगे। मैं सभी को रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा कि उन्होंने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है या गलत अटेम्प्ट किया है, पर अटेम्प्ट जरूर करेंगे आप। तो इस तरह से हमारी ये, इसमें आपको प्लास्टिड नहीं दिख रहे होंगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि होते भी नहीं है। ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, दोनों का डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर अब आपसे कोई कहे कि सेल में कोई 2 या 3 डिफरेंस लिखे, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की क्लास स्टार्ट करने के लिए ठीक आधे घंटे तक मैंने ये दोनों ड्राइंग की हैं, ताकि हमारा एक्सप्लेनेशन का आधा घंटा वेस्ट ना चला जाए। चलिए, अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हैं और उनको पढ़ते हैं। अब मैं ये देखना चाहूँगा आपको कितने कीवर्ड्स मेरे इस लेक्चर या मेरे जो एक्सप्लेनेशंस रहे हैं अभी तक 2 या 3 वीडियो में, आपको उनके आधार पर कितने कीवर्ड आप डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट कीवर्ड इज सेल। I hope everybody will be able to define cell. The simplest definition of cell is the structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. Cell membrane. Cell membrane ध्यान रखिएगा, cell membrane is the outer covering of plant cell and animal cell. या आप ये भी कह सकते हैं cell membrane is that particular cell organelle which provides shape to a cell. ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है। and allows material to pass through, और मटेरियल्स को अपने अंदर से होकर आने जाने की परमिशन देता है। सेल वॉल, आई टोल्ड यू राइट नाउ, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। तो आप सेल मेम्ब्रेन में क्या लिख सकते हैं? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। तो सेल वॉल में क्या लिखेंगे? सेल वॉल में लिखेंगे सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन द प्लांट सेल। इट इज टोटली परमिएबल, ये फुली परमिएबल होती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू कैन ऐड इन दिस डेफिनेशन, सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की, वो किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। क्रोमोसोम्स, आई होप यू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं? रॉड लाइक होते हैं, इस तरह से होते हैं।
रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये किसके बने होते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड के बने होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। आई होप आपको ये क्रोमोसोम समझ में आया होगा। हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं इनके बारे में। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। नाउ वी कम टू द साइटोप्लाज्म, द प्लाज्मा और जेली लाइक लिक्विड इनसाइड द सेल। The jelly-like liquid inside the plant cell and animal cell or any cell, you just write cell. The jelly-like liquid inside the cell is called cytoplasm and it contains all the cell organelles. इसके अंदर क्या होते हैं? सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। These are the keywords and these are the proper defining words, जिनको आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। इन कीवर्ड्स को इन्हीं लैंग्वेज में, इन्हीं शब्दों में आप इनको लिख सकते हैं। One more definition, very important definition has been given next, that is eukaryotes. यू यानी डेवलप्ड, ट्रू न्यूक्लियस एंड कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस ट्रू होता है, डेवलप्ड होता है, मींस यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स विच हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। इतना लिखने पर आपका आंसर सफिशिएंट माना जाएगा। क्या लिखेंगे अब यूकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज सेल हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस और रियल न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स होते कौन कौन है आप याद करें, मैंने आपको 5 किंगडम बताए थे। उन 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम यूकैरियोटिक होते हैं आपको याद आएगा। मैंने बताया था केवल पहला वाला जो किंगडम मोनेरा है दैट इज प्रोकैरियोटिक। वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। बाकी के 4 किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, these 4 kingdoms consist of eukaryotic cells. Next term is gene. What is gene? Gene is the segment of DNA. Gene is a small segment of DNA which contains the इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रेट। ये क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ट्रेट होते हैं, लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी जानकारी इस जीन के अंदर होती है। या हम ये भी लिख सकते हैं जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर्स टू द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और क्या लेके जाता है? लक्षण लेके जाता है। देखते हैं ना आप कि इसकी नाक अपनी दादी से मिलती है, इसकी आंखें अपनी मम्मी से मिलती हैं। तो ऐसा कैसे होता है? दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। हम इसे कहते हैं इनहेरिटेंस एंड दिस इनहेरिटेंस इज बिकॉज ऑफ जीन्स। मल्टी सेलुलर, मुझे आई थिंक इसको बताने की जरूरत नहीं है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, आप उसको लिख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द न्यूक्लियस इज कवर्ड विथ डबल मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस इज कवर्ड विथ डबल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड। ये कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है और हर लेयर ट्रिपल लेयर्ड होती है, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। Another question is nucleolus. Nucleolus is found inside the nucleus. Nucleolus is found inside the nucleus. It may be more in number, more than one also may be there inside the nucleus and they produce ribosomes. आप इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं, हालांकि आपको ये 8th में नहीं मिलेगी। They produce ribosomes. That's why nucleolus is also called the ribosome factory. मैं एक क्विज भी लूंगा, ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बेस्ड ऑन दिस लेक्चर और दीज लेक्चर्स आई विल फ्रेम अ क्विज इन विच आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, यू विल हैव टू आंसर देम। तो उस क्विज के लिए भी आप तैयार रहें। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, मेरे वीडियोस को बार बार देखें, चैप्टर आपको आराम से समझ में और याद हो जाएगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज द कमांड ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनल ऑफ द सेल, इट कंटेन्स द डीएनए, मींस इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन, इट कंट्रोल्स द होल सेल, इट हैज डीएनए, इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गन क्या होता है? जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो हम उसे टिश्यू कहते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो हम उसे ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन करता क्या है? एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स,
अ ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स, ये तो टिश्यू की डेफिनेशन खैर हो जाएगी, तो हम ऑर्गन की डेफिनेशन में इतना कह सकते हैं, ऑर्गन इज दैट पार्ट ऑफ अ बॉडी विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन किसी भी बॉडी का वो पार्ट होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल टंग इज एन ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक इट मिक्सेस द सलाइवा इन द फूड। ये जो टंग है हमारी फूड में सलाइवा मिक्स करती है। इट टेस्ट द फूड, ये फूड का टेस्ट लेती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टंग है ये ऑर्गन है। तो ऑर्गन की डेफिनेशन मेनली किससे जाएगी, उसके फंक्शन से जाएगी। ऑर्गेनल्स, ये आपके बहुत काम की चीज है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में ऑर्गन नहीं पढ़ने हैं, ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे जब शरीर बड़ा होता है, व्हेन द बॉडी इज वेरी लार्ज, इट हैज मैनी ऑर्गन्स टू फंक्शन। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। इन द सेम वे इफ वी टेक सेल एज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, अगर हम एक सेल को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मान लें, देन there are so many smaller parts inside the cell which perform their particular function। तो सेल के अंदर भी ठीक इसी तरह जैसे हमारे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होती है, आंखें होती हैं, कान होते हैं, these are the organs। in the same way cell also has some small organs, नहीं organelles, because larger one is called organ, smaller ones are called organelles। सिमिलरिटी क्यों है दोनों के नाम में, क्योंकि दोनों की एनालॉजी सेम है। ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम, दोनों के फंक्शन सेम है, एनालॉगस हैं दोनों, दैट्स व्हाई दे हैव लिटिल बिट सिमिलर नेम्स। ऑर्गन, ऑर्गेनल। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। सिगार, आपने सभी ने देखे हैं सिगार क्या होता है। पुराने जमाने में लोग पीते थे, अमीर लोग पीते थे। सिगार होता था मोटा, जिसमें अंदर अपन टोबैको भरते थे, तो वो होता है सिगार। आपको समझ में आ गया सिगार, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई इसकी, सिगार कैसा होता है। सिगार चूंकि बड़ा होता है, सिगार कैसा होता है, बड़ा होता है, तो हम उसे सिगार कहते हैं, लेकिन उसका एक छोटा रूप आ गया है, हम जिसको सिगरेट कहते हैं। तो सिगार का छोटा रूप सिगारेट, और सिगरेट जिसे हम पॉपुलरली सिगरेट कहते हैं, एक्चुअली इट नॉट सिगरेट, इट इज सिगारेट। ये छोटा रूप होता है सिगार का। तो यहां पर जो छोटा रूप होता है उसमें कुछ ना कुछ लग जाता है, जैसे सिगार में सिगारेट। एक आपने पढ़ा हुआ स्कूटर आता था पहले हमारा, LML का, बजाज चेतक, ये स्कूटर होते थे, ये बड़े होते थे साइज में। आजकल छोटी छोटी स्कूटी आ गई हैं, हम इन्हें स्कूटी कह देते हैं, एक्चुअली में इनका नाम स्कूटी है नहीं है, ये हमारी सुविधा है कि हम इन्हें स्कूटी कह देते हैं। एक्चुअली में सिगार से छोटा होता है सिगारेट, और स्कूटी का छोटा वर्ड होता है स्कूटरेट। आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, स्कूटी स्कूटरेट कहलाती है। तो स्कूटर का छोटा फॉर्म क्या होता है, स्कूटरेट। सिगार का छोटा फॉर्म सिगारेट। ऑर्गन का छोटा फॉर्म ऑर्गेनेट तो नहीं होगा, ऑर्गेनल हो जाता है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि ऑर्गेनल क्या होता है। तो ऑर्गेनल इज द स्मॉलर फॉर्म ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का छोटा रूप होता है, काम ऑर्गन की तरह करता है, जो इसको मिला हुआ है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनल भी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनल सेल के अंदर पाए जाते हैं, दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, पर्टिकुलर फंक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, एनर्जी बनाता है। प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट फूड बनाते हैं। न्यूक्लियस बॉडी को कंट्रोल करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाता है। तो सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। न्यूक्लियस हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गेनल हो गया। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मैं बता चुका हूं कई बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर विच गिव्स शेप टू अ सेल। ये एक सेल को शेप देती है। और एक चीज और, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल को एनवायरमेंट से भी सेपरेट करती है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्लास्टिड। आई टोल्ड यू प्लास्टिड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, केवल प्लांट सेल में होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फूड स्टोरिंग प्लास्टिड्स, ठीक है। एक होते हैं आपके फूड स्टोरिंग को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कौन से प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस होते हैं या व्हाइट होते हैं। सेकंड प्लास्टिड इज कलर गिविंग प्लास्टिड। कलर गिविंग प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि साइंस में कलर का साइंटिफिक वर्ड है क्रोम। ध्यान रखिएगा, क्रोम। आप कभी भी जब हायर क्लास में आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि कलर को हम क्रोम कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट
क्रोम देने वाले प्लास्ट, मतलब कलर देने वाले प्लास्ट। तीसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर ग्रीन कलर का मतलब होता है क्लोरो, तो क्लोरोप्लास्ट केवल ग्रीन कलर देते हैं। तो 3 तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं प्लास्टिड्स। ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनल्स। ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस, ये तीनों के तीनों डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है प्रोकैरियोट्स। बहुत ही आसान टर्म है, मैंने आपको समझा दिया है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल बातें की है। प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज सेल डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर कैसा होता है? अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट्स इसके अंदर आते हैं। अब मुझे बताइए कौन सा किंगडम एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स का, बताइए थोड़ा याद करके, और आपको याद आएगा कि मैंने आपको मोनेरा पढ़ाया है। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स का होता है और सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। नाउ वन मोर टर्म इज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया थोड़ा बोर्ड पर समझ लेते हैं। व्हाट इज स्यूडोपोडिया? अमीबा, अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आई होप मैंने आपको पढ़ाया होगा। अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है और इसकी स्ट्रक्चर इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? इर्रेगुलर, नो शेप, इट कैन मेक एनी शेप। अब होता क्या है, इसमें मूवमेंट करने के लिए क्या होता है? मूवमेंट करने के लिए इसकी सेल का कुछ हिस्सा आगे की तरफ बढ़ता है। सम पार्ट ऑफ द सेल प्रोट्रूड्स, प्रोट्रूड मतलब आगे की तरफ बढ़ता है और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडोपोडिया? मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बायोलॉजी में हर वर्ड का एक मीनिंग होता है और आपको उसकी बेसिक मीनिंग, रूट मीनिंग आनी चाहिए। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। पोडिया मतलब होता है फीट या हम कह सकते हैं लेग, पैर होता है, ये झूठा पैर होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स लेग होता है इसका अमीबा का और इसकी मदद से ये आगे बढ़ता है। क्योंकि ये दिखने में लग रहा है क्या पैर की तरह, हमारे पैर की तरह होता है क्या? क्या किसी जानवर के पैर की तरह आपको ये नजर आ रहा है? नहीं। काम किसका कर रहा है? पैर का, फुट का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मींस झूठा पैर। तो स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडोपोडिया इज दैट पर्टिकुलर प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन मींस बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है। किसका होता है? अमीबा सेल का होता है। थ्रू विच इट मूव्स, जिसकी मदद से ये मूवमेंट करता है। तो स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन मूवमेंट। आप इतना भी लिख के काम चला सकते हैं। स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन मूवमेंट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, हम इस तरह से नहीं बढ़ सकते, हम पैरों से बढ़ते हैं। ये सिंगल सेल वाले जानवरों के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए काम में आता है। नाउ अनदर वर्ड टिश्यू, जिसकी मैं आपको अभी बीच में बता रहा था। टिश्यू क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। ये हमारी पूरी बॉडी है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द बॉडी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे नीचे आते हैं ऑर्गन सिस्टम पे। किस पे आते हैं हम? ऑर्गन सिस्टम पे। ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक पर्टिकुलर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी किडनीज, किडनी से जुड़ी हुई यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब मिलकर यूरिन बना के बाहर निकालने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से अंदर आते हैं ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स। मैंने अभी जितने भी नाम लिए ये सब ऑर्गन्स हैं, इनसे मिलके बना एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के अंदर होते हैं टिश्यूज। क्या होते हैं ऑर्गन के अंदर? टिश्यूज। यानी कि टिश्यूज नंबर 2 लेवल पर आते हैं, क्योंकि सबसे छोटा होता है सेल। आपने पढ़ा हुआ है सेल इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर। सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं। सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। तो टिश्यू को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। पहला इसका स्टेटमेंट इतना है, अभी मैं और जोड़ने वाला हूं इसमें। दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि वो अपना एक पर्टिकुलर काम करती है जो उनको मिला हुआ है, जैसे हमारी बॉडी में। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू की डेफिनेशन ये होती है।
यूनिसेल्युलर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जैसे कि मल्टीसेल्युलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, तो यूनिसेल्युलर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। वैक्यूल्स आर सेल ऑर्गेनल्स। वैक्यूल क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। दे स्टोर फूड और वाटर, दे स्टोर फूड और वाटर। फूड स्टोर करेंगे तो कौन सी सेल वैक्यूल हो गई है? एनिमल सेल वैक्यूल। और वाटर स्टोर करेंगे तो कौन सी सेल वैक्यूल हो गई है? प्लांट सेल वैक्यूल। और ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, ध्यान रखिएगा। वैक्यूल इज कवर्ड विद हाउ मेनी मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। लास्ट इज व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट प्लस ब्लड प्लस सेल, देयर आर थ्री वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड सबके शरीर में होता है, आपके में भी है, मेरे में भी है। तो ब्लड के अंदर कई तरह की सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स, सेकंड वन इज व्हाइट ब्लड सेल, और भी होती हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर व्हाइट इन कलर, जैसा कि नाम में ही है। दे आर फाउंड इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर होती है, तभी इन्हें ब्लड सेल कहते हैं। तो इनका कंप्लीट नाम क्या हो गया? व्हाइट ब्लड सेल। अब इनकी कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जस्ट लाइक अमीबा इट कैन चेंज इट्स शेप। ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये अपना आकार चेंज कर सकती हैं, प्लस ये जर्म से लड़ती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स जाते हैं ना, अभी आपसे कितना प्रचार चल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो इम्यूनिटी इनसे ही आती है। ये हमारी बॉडी की रक्षक हैं। दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, बिकॉज दीज सोल्जर्स फाइट विद द जर्म्स ऑफ द डिसीजेस। ये जो सोल्जर्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने वाले डिसीजेस के जर्म्स से फाइट करते हैं और उनको मार देते हैं, और हमारी जर्म्स से रक्षा और बीमारी से रक्षा करते हैं। तो WBC दे आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेस एंड दे कैन चेंज शेप। ये चेंज कर सकती हैं अपनी शेप को, ऐसा कि नाम में है व्हाइट, तो ये व्हाइट कलर की होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, आज हम केवल कीवर्ड्स पढ़ पाए हैं। इसकी जो NCERT की एक्सरसाइज है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि बच्चे वीडियो देखते देखते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर वीडियो थोड़ा लंबा है तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपके लिए छोटे वीडियो 30 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, और उनमें आपको मैं एक्सरसाइजेस भी दूंगा, क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आप उनके कमेंट बॉक्स में जवाब भी लिखेंगे, ताकि हमारा एक इंटरेक्शन इस तरह से चलता रहेगा। तो अभी फिलहाल के वीडियो में सिर्फ इतना ही कीवर्ड्स के साथ। अगली जो एक्सरसाइजेस हैं अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और उसी में आपका एक क्विज भी लूंगा। तो तैयार होके आइएगा, वेल प्रिपेयर्ड होके आइएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट्स ना केवल 8th क्लास के, 8th से ऊपर की क्लासेस के भी कुछ कंसेप्ट आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे। इसी उम्मीद में मैं मनीष बंसल, आपका विज्ञान शिक्षक, आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।